हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि जो भी सिलेबस झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड सामान्य ज्ञान से दिया गया है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार टेबल ऑफ कंटेंट में कि आखिर कौन कौन से टॉपिक है जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड सामान्य ज्ञान से दिया गया है। पहला टॉपिक है झारखंड का भूगोल, ठीक है। दूसरा है झारखंड का इतिहास। तीसरा है झारखंड में सभ्यता संस्कृति। आगे है झारखंड का भाषा साहित्य। पांचवा है झारखंड में खान और खनिज। छठा है झारखंड में उद्योग। 7 नंबर पर है राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। 8 नंबर पर है झारखंड के लिए विकास योजना। 9 पर है झारखंड के खेल खिलाड़ी। और 10 नंबर हम लोग पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण विशेष स्थान, ठीक है। यानी कि जो भी ये 10 टॉपिक दिया गया है इसको हम लोग आगे आने वाली 10 मैराथन वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज से आरंभ करते हैं झारखंड का भूगोल से। तो आज का ये वीडियो मैराथन नंबर 1 होने वाला है। हम लोग अगले 10 वीडियो में झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक दिया गया है उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको पेपर 3 में 50 प्रश्न लगभग यहीं से आएंगे, ऐसा दावा के साथ कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग झारखंड का भूगोल टॉपिक को फटाफट से आरंभ करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप कृपया सुचारू ढंग से और ध्यान से नोट करते जाएं। देखिए, झारखंड का भूगोल में सबसे पहला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वह है आपका स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। झारखंड की स्थिति एवं विस्तार। देखिए, झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। झारखंड जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड की आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजाकार है। झारखंड की आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजाकार है। और झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड याद रखिएगा और 25 डिग्री 18 मिनट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है झारखंड का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय में याद रखिएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं देशांतरीय विस्तार में याद रखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है। चलिए, यानी कि यहाँ पर भी 4 ज़्यादा है, ठीक है, 21 से 25 हो गया, और यहाँ पर भी 4 ज़्यादा है, माने 83 से 87 हो गया, 83 से 87 हो गया, ठीक है। और बाकी आपको मिनट वाला और सेकंड वाला आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, यहाँ से देखिए कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 380 किलोमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है वो झारखंड का मैप है, ठीक है। तो झारखंड में देखिए उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितना है? वो है आपका 380 किलोमीटर, ठीक है, 380 किलोमीटर है। वहीं पास पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, ठीक है, वो है आपका 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। एक याद रखिएगा आप, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर, और एक याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई
463 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 79714 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको चाहे जैसे याद हो, 79,714 वर्ग किलोमीटर है आपका झारखंड का क्षेत्रफल। देखिए, अब इसी क्षेत्रफल में यदि हम लोग पूछेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल है आपका 77,922 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें बच कितना गया, तो जितना बच गया वो है शहरी क्षेत्रफल। तो शहरी क्षेत्रफल कितना है, 1792 वर्ग किलोमीटर। कुल कितना है, तो कुल है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उसमें भी ग्रामीण कितना है, तो 77,922 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और नगरीय कितना है, मतलब शहर वाला कितना है, 1792 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। माने कि भारत यदि 100% का है तो झारखंड उसका कितना परसेंट है, 2.42% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो भारत में रैंक है वो है 16वां रैंक। माने भारत में 15 स्टेट झारखंड से बड़े हैं, 16वां नंबर पर है झारखंड। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में बात हो रहा है। ठीक है, आगे है बिहार के 46% भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। मतलब बिहार यदि उसमें 100% था तो उसमें से 40% झारखंड को दिया गया। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो है उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा प्रमंडल है, ठीक है, वो कौन है, वो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। वहीं सबसे छोटा प्रमंडल, ठीक है, तो सबसे छोटा प्रमंडल जो है वह है पलामू। सबसे छोटा प्रमंडल जो है वो कौन सा है, वह है पलामू। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन है, वह है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है झारखंड का। छोटा जिला कौन है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है रामगढ़। कौन है, रामगढ़। सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा रामगढ़। ठीक है, अब आगे देखिए झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं। तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2-4 बार रिपीट कीजिए, वैसे भी याद होगा, बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग। आगे देखिए झारखंड भारत के कुल 5 राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। कौन कौन, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आगे है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा बिहार राज्य के साथ लगती है। मतलब झारखंड का जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होता है किसी अलग स्टेट के साथ, वो स्टेट है बिहार। झारखंड के कुल 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती है। झारखंड के कुल कितने जिले, 10 जिले जो हैं वो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, झारखंड का पलामू, चतरा, कोडरमा जिला बिहार को स्पर्श करता है। ठीक है, वैसे तो 10 जिला स्पर्श करते हैं। आगे है कोडरमा बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, अब देखिए झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। झारखंड का एकमात्र जिला जो गढ़वा जिला है
वो यूपी के बॉर्डर को स्पर्श करता है। आगे है झारखंड के कुल 4 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा ये सब क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। 4 जिला गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि झारखंड के 4 जिले उड़ीसा की सीमा को भी स्पर्श करते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा उड़ीसा राज्य के साथ शेयर करता है। झारखंड के कुल 10 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल को भी हमारे 10 जिला स्पर्श करते हैं। कौन कौन करते हैं? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम ये सब जो हैं ये वेस्ट बंगाल की सीमा को शेयर करते हैं, टच करते हैं। आगे देखिए, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला जो है पश्चिम बंगाल के बाउंड्री को स्पर्श करता है। आगे हम लोग आ गए भौतिक विभाजन में। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार किसके भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कौन में है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का। छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। छोटा नागपुर पठार की जो चट्टान है वो कैसी है? वह है क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टानों से हुई है? तो लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो ऑल ओवर स्टेट में लगभग 47.8% है। छोटा नागपुर के पठार वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट से हुआ है और नीस चट्टानों से हुआ है। छोटा नागपुर का पठार एक समप्राय भूमि है। कैसी भूमि है? समप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है। आगे है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूपाट क्षेत्र कौन है? तो देखिए पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, ठीक है, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। ठीक है, पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिला में हुआ है। लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिला में हुआ है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर है। जो रांची पठार है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितना है? 600 मीटर है। आगे देखिए, आगे है कि रांची और हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। रांची और हजारीबाग के जो पठार हैं उनको दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। ठीक है, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना जो है वो क्या है? राजमहल ट्रैप है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप जो है वो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। राजमहल ट्रैप जो है वो
बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर जो है वो पारसनाथ है। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई है 1365 मीटर या 4431 फीट। 1365 मीटर या 4431 फीट। ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। पारसनाथ पहाड़ी जो है वो गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ठीक है। कौन से जिले में है? गिरिडीह जिला में है। 1365 मीटर में है और 4431 फीट में है। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सरवत पहाड़ी है जो कि गढ़वा जिला में स्थित है। कौन सा है? सरवत पहाड़ी है जो कि गढ़वा जिला में स्थित है। सारंडा की पहाड़ी एवं वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। सरंडा की पहाड़ी और वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। आगे देखिए, आगे है कि पोराहाट की पहाड़ी रांची तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। जो पोराहाट की पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो पोराहाट की जो पहाड़ी है वो देखिए रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य में स्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। लोहरदगा की जो पहाड़ी है वो रांची पठार के पश्चिम में स्थित है। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। अब देखिए झारखंड की जलवायु। ठीक है। देखिए झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु जो है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः 10 जून को होता है। झारखंड में मानसून का प्रवेश जो होता है प्रायः 10 जून को होता है। झारखंड में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। झारखंड में जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है। झारखंड में जो मानसून है वो मध्य अक्टूबर में लौटता है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है। और झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 140 सेंटीमीटर होता है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 140 सेंटीमीटर होती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। ठीक है। जमशेदपुर हो गया, डाल्टनगंज हो गया, यहाँ वाला एरिया में क्या है? झारखंड में सर्वाधिक गर्मी पाया जाता है। वर्ष 2017 में झारखंड का पलामू जिला देश का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा है। ठीक है। डाल्टनगंज जो था वो देश का तीसरा सबसे हॉटेस्ट स्थान था, गर्म था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG व LW विभाग में आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG व LW विभाग में आता है। थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश जो क्षेत्र है वो CAW विभाग में आता है। थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन की अगर बात की जाए तो झारखंड का अधिकांश जो क्षेत्र है वो CAW विभाग में शामिल है। ट्री वार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है वो CAW व LW विभाग में शामिल है। ठीक है। आगे देखिए, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी की शाखा है। झारखंड में वर्षा का जो मुख्य स्रोत है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है।
झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग झारखंड के नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, झारखंड की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी कौन है? वह है आपका दामोदर नदी। झारखंड का सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है दामोदर नदी। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर है। बाकी उधर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। आगे है कि दामोदर नदी लातेहार एवं लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित चूल्हा पानी से निकलता है। जो दामोदर नदी है वो लातेहार एवं लोहरदगा जिले के सीमा पर स्थित चूल्हा पानी से निकलता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बंगाल में जाते ही इस नदी का डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो जाता है। ठीक है, जब बाढ़ आता है तो। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन नदी के नाम से? देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बराकर नदी का उल्लेख जो है वो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है, स्वर्णरेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है। स्वर्णरेखा जो नदी है वो नगड़ी रांची से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा जो नदी है वो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। चुमारू, रारू, कांची, खरकई और संजय स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय स्वर्णरेखा के सहायक नदी है। जुमार, रारू, कांची, खरकई और संजय। सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो है वो सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी पिस्का रांची से निकलती है। उत्तरी कोयल जो नदी है वो पिस्का रांची से निकलती है। औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा एवं अमानत जो है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा नदी रांची जिले से निकलती है। औरंगा नदी जो है वो रांची जिले से निकलती है। अमानत नदी हजारीबाग से निकलती है। अमानत नदी जो है वो हजारीबाग से निकलती है। दक्षिण कोयल नदी रगड़ी से निकलती है। दक्षिण कोयल नदी रगड़ी नाची से निकलती है। दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है कारो। दक्षिण कोयल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है कारो। शंख नदी गुमला जिले से निकलती है। शंख नदी जो है वो गुमला जिले से निकलती है। चीरा, लावा, केदार, कोक शंख की सहायक नदियां हैं। चीरा, लावा, केदार, कोक शंख की सहायक नदियां हैं। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से मिलती है। शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से मिलती है। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी देवघर। मोर या मयूराक्षी नदी का
जो उद्गम स्थल है वह है त्रिकुट पहाड़ी देवघर। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतीहारी नाम से जानी जाती है। मयूराक्षी नदी जो है वो अपनी आरंभिक अवस्था में मोतीहारी नाम से जानी जाती है। टिपरा, भामरी, धोवाई, सिंध, दौना, मुनबिल, फुसरो मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं। टिपरा, भामरी, धोवाई, सिंध, दौना, मुनबिल, फुसरो मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी की सहायक नदी है मैरल। ठीक है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। ब्राह्मणी नदी जो है वो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। गुमरो एवं एरा ब्राह्मणी की सहायक नदी है। गुमरो एवं एरा ब्राह्मणी की सहायक नदी है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है बांस पहाड़ गोड्डा। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बांस पहाड़ गोड्डा। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? वह है छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम है निरंजन या लीलांजन। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम है निरंजन या लीलांजन। सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी नदी जो है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी नदी को रामायण में सुमा गधी कहा जाता है। सकरी नदी को रामायण में सुमा गधी कहा जाता है। चानन या पचानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चानन या पंचानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। पत्थरों एवं जयंती अजय की सहायक नदी है। पत्थरों एवं जयंती अजय की सहायक नदी है। गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है वो झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। किऊल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। किऊल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है झारखंड की नदियाँ का टेबल में। ठीक है, देखिए सेम चीज़ पढ़ना है, इसको टेबल में कर दिया गया है। सोन नदी के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। सोन नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी एमपी। मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ? एमपी। ठीक है। मुहाना जाकर के कहाँ मिलता है इसका? गंगा नदी मिलता है पटना में। सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। अपवाह क्षेत्र है इसका पलामू और गढ़वा। अपवाह क्षेत्र क्या है? पलामू और गढ़वा। उद्गम जो है उत्तर कोयल नदी का उद्गम जो है वह है रांची पठार का मध्य भाग। कहाँ है? रांची पठार का मध्य भाग। इसका जो मुहाना है वो सोन नदी में जाकर के मिलता है। ठीक है। सहायक नदियाँ इसका है औरंगा और अमानत। सहायक नदी कौन है? औरंगा और अमानत। अपवाह क्षेत्र है गढ़वा, पलामू, लातेहार। अपवाह क्षेत्र कहाँ है? गढ़वा, पलामू, लातेहार। आगे है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू। मुहाना है गंगा, ये गंगा में जाकर के मिलती है। सहायक नदियां है दारदा व मोरहर। दारदा व मोरहर नदी सहायक नदी है। अपवाह क्षेत्र है चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। आगे है इसका जो उपनाम है वह है कीकट या बमागधी। पुनपुन नदी का जो उपनाम है वह है कीकट और बमागधी। आगे है फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। जो फल्गु नदी है
उसका उद्गम स्थल जो है वो है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। इसका मुहाना जाकर के मिलता है पुनपुन में। फल्गु नदी जो है वो पुनपुन नदी की सहायक नदी है, यानी कि इसका मुहाना लगता है पुनपुन में। सहायक नदियाँ निरंजना यानी कि नीलांजन और मोहना। उपनाम है इसका अंतसलीला। क्या नाम है? अंतसलीला। विशेषता, यहाँ पितृपक्ष के समय स्नान और पिंडदान हेतु लोग यहाँ पास आते हैं। आगे है सकरी नदी के बारे में। तो सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। मुहाना जाकर के मिलता है गंगा का ताल क्षेत्र में। सहायक नदियां है किऊल और मोरहर। किऊल और मोरहर सहायक नदियां है। उपनाम है सुमागधी। उपनाम क्या है? सुमागधी। विशेषता है यह मार्ग बदलने में क्या है? कुख्यात है। ठीक है। आगे है चानन नदी। चानन नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। चानन नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। मुहाना इसका मिलता है सकरी नदी में और उपनाम है पचानन या पचाने। पंचाने या पंचानन इसका उपनाम है। आगे देखिए, आगे है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है चूल्हा पानी। दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल है चूल्हा पानी। मुहाना इसका है हुगली। मुहाना कौन है? हुगली नदी। सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी दामोदर नदी की सहायक नदी है। अपवाह क्षेत्र है इसका हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा इसका अपवाह क्षेत्र है। उपनाम है इसका देव नदी, बंगाल का शोक। उपनाम है देव नदी, बंगाल का शोक। विशेषता है कि झारखंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। आगे है स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है नगड़ी, रांची। मुहाना जाकर के मिलता है बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियां हैं कांची, खरकई, जुमार और रारू। कांची, खरकई, जुमार और रारू स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। अपवाह क्षेत्र है रांची, सिंहभूम। अपवाह क्षेत्र है रांची, सिंहभूम। उपनाम है सुवर्ण रेखा। विशेषता है इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाला झारखंड का एकमात्र नदी है और रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण स्वर्ण रेखा नदी पर ही होता है। आगे है बराकर। बराकर का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। बराकर का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। मुहाना है दामोदर नदी। मुहाना कौन है? दामोदर नदी है। अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। आगे है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल है नगड़ी, रांची। मुहाना है शंख नदी, उड़ीसा। सहायक नदी है कारो। अपवाह क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और रांची। ठीक है। लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और रांची अपवाह क्षेत्र है। आगे है मोर या मयूराक्षी नदी। उद्गम स्थान है त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। मुहाना है हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। सहायक नदी है धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना। धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना मयूराक्षी के सहायक है। अपवाह क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा अपवाह क्षेत्र है। उपनाम है मोर नदी। विशेषता है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। ठीक है। आगे है ब्राह्मणी नदी के बारे में। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़, दुमका। कहाँ है? दुधवा पहाड़ी, दुमका। मुहाना है हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। सहायक नदी है गुमरो, एरो। सहायक नदी है गुमरो, एरो। अपवाह क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। अपवाह क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। आगे है शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल है चैनपुर, गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर, गुमला। मुहाना है दक्षिण कोयल। अपवाह क्षेत्र है गुमला और सिमडेगा। आगे है अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल है मुंगेर, बिहार। अजय नदी का उद्गम स्थल है मुंगेर, बिहार। मुहाना है भागीरथी, पश्चिम बंगाल।
सहायक नदी है पथरो और जयंती। अपवाह क्षेत्र है देवघर और दुमका। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नदी घाटी परियोजना के बारे में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आरंभ करते हैं नदी घाटी परियोजना। देखिए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वह है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर तैयार किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध हैं। ठीक है, देखिए, ये प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका जो रूपरेखा है वो टेनेसी घाटी परियोजना अमेरिका वाला के आधार पर किया गया है। 1948 में इसका स्थापना हुआ था और इसमें 8 बांध का प्रयोजन किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र और 1 अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 3 तापीय विद्युत केंद्र और 1 अवरोधक बांध। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी जो परियोजना है वह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। तिलैया बांध बराकर नदी एवं पर 1953 में बनाया गया। तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 में बनाया गया। कोनार बांध बराकर नदी पर 1953 में बनाया गया। कोनार बांध बराकर नदी पर 1954 में बनाया गया। देखिए, तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 में और कोनार बांध 1954 में कोनार नदी पर। मैथन डैम 1958 में बराकर नदी पर। मैथन डैम 1958 में बराकर नदी पर। पंचेत बांध 1959 में दामोदर व बराकर नदी के संगम पर। पंचेत बांध 1959 में दामोदर व बराकर नदी के संगम पर। तिलैया बांध बराकर नदी पर है 1953 में बना था। कोनार बांध कोनार नदी पर है 1954 में बनल था। मैथन डैम बराकर नदी पर है 1958 में बनल था। पंचेत बांध दामोदर और बराकर के संगम पर है 1959 में बनल था। बोकारो बांध बोकारो नदी पर बना है। और देखिए, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। बरमो एवं अयर बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। बरमो और अयर बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। आगे है बोकारो तापीय विद्युत गिरा, चंदपुरा तापीय विद्युत गिरा और दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरा दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। बोकारो तापीय विद्युत गिरा, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गिरा, दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरा दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी परियोजना निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। स्वर्ण रेखा परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में है। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। हुंड्रू जल विद्युत गिरा स्वर्ण रेखा नदी योजना के अंतर्गत आता है। हुंड्रू जल विद्युत गिरा स्वर्ण रेखा योजना के अंतर्गत आता है। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। डिमना डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। मयूराक्षी परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है। मसानजोर डैम को कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। कनाडा डैम का निर्माण कनाडा सरकार की सहायता से किया गया है। कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल एवं कारो नदी पर स्थित है। आगे है विद्युत परियोजना। देखिए, ताप विद्युत एवं जल विद्युत
झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ताप विद्युत और जल विद्युत झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो तापीय विद्युत है। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का जो सबसे बड़ा है स्रोत वो है तापीय विद्युत। झारखंड में विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता 2626 मेगावाट है। झारखंड में जो विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता है वो कितना है, 2626 मेगावाट है। इसमें ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 2405 मेगावाट है और जल विद्युत उत्पादन क्षमता 201 मेगावाट है और नवीकरणीय स्रोतों से 20 मेगावाट है। टोटल 2626 है, जिसमें 2405 मेगावाट जो है वो ताप विद्युत से है, जल विद्युत से 201 मेगावाट है और अन्य से है 20 मेगावाट। झारखंड में ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 91% है, जबकि अन्य स्रोतों की है 9%। ताप विद्युत केंद्रों की उत्पादन क्षमता 91 है और अन्य की है 9%। झारखंड में विद्युत की वर्तमान जो खपत है वो 552 यूनिट प्रति व्यक्ति है। झारखंड में विद्युत की वर्तमान खपत है 552 यूनिट प्रति व्यक्ति है। आगे देखिए, आगे है पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह, यूएसएसआर की तकनीकी सहायता से बना है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह यूएसएसआर की तकनीकी सहायता से बना है। पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिले में स्थित है। पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिले में स्थित है। पतरातू परियोजना नलकारी नदी पर स्थित है। पतरातू परियोजना जो है वो नलकारी नदी पर स्थित है। आगे है आधारित है। आगे है मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिला में स्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना कोडरमा जिला में स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद में, तिलैया जल विद्युत परियोजना कोडरमा में। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह दामोदर नदी पर अवस्थित है। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आगे देखिए, राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में एक टेबल है। ठीक है, एक साइड है नदी घाटी परियोजना, एक साइड है बांध, एक साइड वर्ष है, एक साइड है नदी। ठीक है, देखिए पहला परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ है वो अमेरिका के टेनेसी वैली के तर्ज पर 1948 में किया गया है। इसमें 8 बांध और 3 जल विद्युत केंद्र स्थित है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए कौन कौन से बांध है। तेनूघाट बांध जो बोकारो में है, इसको 1973 में बनाया गया था, दामोदर नदी पर है। पंचेत बांध है धनबाद में, 1959 में दामोदर व बराकर के संगम पर बनाया गया है। तिलैया बांध है कोडरमा में, 1953 में बनाया गया है, बराकर नदी पर है। मैथन जो है जो कि धनबाद में है, 1958 में बनाया गया है और ये बराकर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध जो गिरिडीह में है, 1959 में बनाया गया है, ये बराकर और नलकारी के संगम पर है। अय्यर और बेरमो बांध और कोनार बांध बोकारो में है। अय्यर और बेरमो को 1959 में बनाया गया है दामोदर नदी पर और कोनार बांध को 1954 में बनाया गया है कोनार पर। तेनूघाट बोकारो 1973 दामोदर, पंचेत धनबाद 1959 दामोदर बराकर के संगम, तिलैया कोडरमा 1953 बराकर, मैथन धनबाद 1958 बराकर, बाल पहाड़ी गिरिडीह 1959 बराकर और नलकारी, अय्यर और बेरमो 1959 दामोदर, कोनार बोकारो 1954 कोनार नदी। आगे है स्वर्णरेखा परियोजना। देखिए इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। चांडिल बांध है सरायकेला खरसावा में, 1982 में बनाया गया था, स्वर्णरेखा नदी पर है। गालू डी बांध है, ठीक है,
ये 1953 में बनाया गया था, स्वर्णरेखा नदी पर है। ईचागढ़ है 1983 में बनाया गया था, ये भी 83 में बनाया गया था, खरकई नदी पर है। गोतल सूद रांची में है, 1971 में बनाया गया था, स्वर्णरेखा नदी पर है। आगे है मयूराक्षी परियोजना। देखिए, यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त उपक्रम परियोजना है जो कनाडा की सहायता से बनाया गया था। मसानजोर दुमका में है, इसको कनाडा बांध भी बोलते हैं। 1958 में बनाया गया था मयूराक्षी नदी पर। कोयल कारो परियोजना क्या है? ये बंद परियोजना है, 1973 में आयोजित किया गया था कोयल और कारो नदी पर। उत्तर कोयल परियोजना कुटकू बांध है इस पर, यह भी अभी अपूर्ण है। उत्तर कोयल पर इसका निर्माण हो रहा है। कन्हर परियोजना झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का उपक्रम है। कन्हर परियोजना झारखंड और छत्तीसगढ़ का उपक्रम है। एक कन्हर जलाशय पर बांध बनाया गया है 1957 में कन्हर नदी पर। आगे है झारखंड के जलप्रपात। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ या लोध। झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है बूढ़ा घाघ या लोध। बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है वो कौन जिला में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 465 फीट। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 465 फीट। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंड्रू। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंड्रू। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात है 320 फीट और लोध है 465 फीट। हुंड्रू है 320 फीट, लोध है 465 फीट। हुंड्रू जलप्रपात रांची जिले में स्थित है और लोध लातेहार में। हुंड्रू जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दसम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। दसम जलप्रपात की ऊंचाई है 130 फीट, हुंड्रू की 320 फीट, लोध की 465 फीट। दसम जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से लगभग 49 किलोमीटर दूर पर स्थित है। गौतम धारा राडू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई है 65 फीट। सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिला में स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर है। सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 200 फीट। सदनी घाघ गुमला में है, शंख नदी पर है, 200 फीट इसका ऊंचाई है। हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम जिले में है। हिरनी जलप्रपात गहरा नदी पर स्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में है। गौतम घाघ का जो ऊंचाई है 120 फीट है। घघरी जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। मोतीझर जलप्रपात राजमहल में स्थित है। मोतीझर की ऊंचाई है 150 फीट। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिला में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। आगे है रांची से 45 किलोमीटर दूर स्थित पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है। नागफेनी जलप्रपात गुमला जिला में स्थित है। केरीदह, मालूदह, तामासीन, गोवा तथा डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा में स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में स्थित है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, आगे है नींदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है। कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद पलामू में स्थित है। केला घाघ जलप्रपात सिमडेगा में स्थित है। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिला में स्थित है। आगे है गुर सेंधु और हेसातु और पुखलदरी, अरबल चौरा और गुंगा झन जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है। धारागिरी जलप्रपात घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। सोनुआ जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। लुपू गंटू जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। प्रेम घाघ और शेरका जलप्रपात गुमला जिला में स्थित है। मुनीडी और भटिंडा जलप्रपात धनबाद में है।
झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात रांची जिला में है। अब हम लोग जलप्रपात को टेबल में पढ़ेंगे। देखिए, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ या लोध, ये लातेहार जिला में है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 143 मीटर का है ये। ठीक है, ये बूढ़ा घाघ नदी पर है, 465 फीट का है ये। हुंडरू रांची में है, दूसरा सबसे ऊंचा है, 98 मीटर का है, 320 फीट का है, सोनरेखा नदी पर है। दसम रांची कांची नदी पर है। पंचघाघ खूंटी में है, खूंटी में स्थित है यह। हेपाद गुमला में है, घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर है। हिरनी पश्चिम सिंहभूम में है, रांची और चाईबासा मार्ग पर स्थित है हिरनी जलप्रपात। रजरप्पा जलप्रपात है रामगढ़ में, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। घाघरी जलप्रपात है लातेहार में, नेतरहाट में घाघरा नदी पर स्थित है। आगे है जोन्हा या गौतम जलधारा, रांची में है, राड़ू नदी पर है। घरघरिया लोहरदगा में है, गौतम घाघ लातेहार में है, क्रांति लातेहार में, प्रेम घाघ गुमला में, धारागिरी घाटशिला में, नागफेनी गुमला में। आगे है गरम जलप्रपात। देखिए, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, यह हजारीबाग जिले में स्थित है। तेतुलिया गर्म जलकुंड धनबाद जिला में स्थित है। तातापानी गर्म जलकुंड लातेहार जिला में स्थित है। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिला में स्थित है। कावा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिला में स्थित है। हरहद, टाइगर और चरख खुद्र गर्म जलकुंड है, यह हजारीबाग में है। लाडलाऊ दह शिवपुर बारामसिया गर्म सोता पाकुड़ जिला में स्थित है। बारह झरना रानी बहल, झरिया पानी, नूनबिल, तातात पानी और भूमका गर्म स्रोत सोता दुमका जिला में स्थित है। ठीक है, आगे है झारखंड के गर्म जलकुंड टेबल में है। देखिए, सूर्य कुंड हजारीबाग में स्थित है, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, 88 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। टाइगर प्रपात है हजारीबाग में, रानी बहल है दुमका में, मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है यह। झुमका दुमका में है, रानी बहल के पास मोर नदी पर स्थित है। ताता पानी है दुमका में, झरिया पानी है दुमका में, ततलोई है दुमका में, तेतुलिया है धनबाद में, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। बारामसिया है पाकुड़ में, शिवपुर सोता है पाकुड़ में, ताता पानी है लातेहार में। अब है झारखंड की मिट्टी। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड की मुख्य मृदा लाल मिट्टी है। झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग छोटा नागपुर क्षेत्र है। झारखंड में अवरख मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी राजमहल ट्रेप में पाया जाता है। राजमहल की पहाड़ियों में काली मिट्टी की प्रधानता है। काली मिट्टी बेसाल्ट शैलों से बनी होती है। पलामू में पीली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र व पूर्वी सिंहभूम है। हजारीबाग तथा कोडरमा के अवरक पट्टी वाले क्षेत्र में अवरक प्रधानता मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में पाया जाने वाला नवीन प्रकार की मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से साहेबगंज व पाकुड़ क्षेत्र में हुआ है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम भाग में सार्वधातिक गुणों वाली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला है हजारीबाग। आगे है टेबल में झारखंड की मिट्टियाँ। देखिए, बलुई मिट्टी राजमहल श्रेणी के निकट है। ठीक है, ये पीलापन लिए हुए लाल रंग और अम्लीय रेत और कंकड़ युक्त कम उर्वर मिट्टी है। लाल मिट्टी सबसे सर्वाधिक है। छोटा नागपुर, पठार, रांची, पूर्वी तथा पश्चिम सिंहभूम और गिरिडीह में है इसका क्षेत्र विस्तार। लाल रंग लौह युक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी व कंकड़ युक्त है। काली मिट्टी राजमहल श्रेणी में है, संस्थाल परगना में। लावा युक्त है, लोहा है, चूना है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये उर्वर इत्यादि है। लेटेराइट मिट्टी रांची, पलामू, संस्थाल परगना वाला इलाका में है।
लाल रंग का है और कंकड़ी ढीली है, अम्लीय है, एल्युमिनियम है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीज है और ऑक्साइड युक्त है। आगे है कृषि। देखिए, झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है कृषि। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। झारखंड में कृषि कार्य 23% भूभाग में किया जाता है। झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य पर संलग्न है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का परसेंट है 45%। झारखंड में खरीफ, रबी और जायद फसलें उगाई जाती हैं। झारखंड में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन 22 लाख मीट्रिक टन है। झारखंड की मुख्य फसल है धान। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान की फसल बोई जाती है। झारखंड में धान उत्पादन क्षमता 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है पश्चिम सिंहभूम। उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल है मक्का। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है पलामू। झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है पलामू। झारखंड में दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन है पलामू। झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक है हजारीबाग। झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक है हजारीबाग। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों में मेस्टा कहा जाता है। आलू के उत्पादन में झारखंड का सबसे अग्रणी जिला है हजारीबाग। जौ उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है पलामू। आगे है सिंचाई। देखिए, झारखंड के कुल जल संसाधन का 82.7% सतही जल से संबंधित है। झारखंड के कुल जल संसाधन का 17.3% भाग भूमिगत जल से संबंधित है। झारखंड के कुल सिंचित भूमि के 58.3% जो भाग है वो सतही जल द्वारा सिंचाई किया जाता है। झारखंड के सिंचित भूमि के 41.7% भाग पर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई किया जाता है। झारखंड में 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा है। देखिए, कुल जल संसाधन कितना है 82.7। कुल जल साधन जो भूमिगत जल है वो 17.3। कुल सिंचित भूमि है 58.3। सिंचित भूमि के 41.7% भूभाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित किया जाता है। झारखंड में 13% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुआं। कुआं में झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है कुआं से। झारखंड की कुल सिंचित क्षेत्र है 29.5% भूभाग में कुआं द्वारा सिंचाई किया जाता है। झारखंड में यदि 100% सिंचित किया जाता है तो 29% कुआं से किया जाता है। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र है 18.8% जो कि तालाब से सिंचित किया जाता है। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र का 17.13% जो है वो नहर से सिंचित किया जाता है। 29% कुआं से, 18% तालाब से, 17% नहर से और कुल सिंचित क्षेत्र का 8% नलकूप से। 8% नलकूप से। झारखंड के गुमला जिले में कुआं का सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। झारखंड के देवघर जिले में तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंहभूम में सिंचाई किया जाता है। नलकूप से सबसे ज़्यादा लोहरदगा में सिंचाई किया जाता है। झारखंड राज्य में 8 वृहद सिंचाई परियोजना है। झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई परियोजना लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की 2 योजना को चिन्हित किया गया है। स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट, कोयल जलाशय, अजय बराज एवं कोनार डायवर्जन परियोजना का प्रारंभ 5वीं परियोजना के दौरान हुआ था। पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। आगे है वन संसाधन। देखिए, झारखंड में कुल वन का क्षेत्रफल है 29,478 वर्ग किलोमीटर है।
झारखंड में कुल वन का कितना क्षेत्रफल है? 29,478 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का परसेंट है 29.45%। वनों का कितना परसेंट है? 29.45% है। भारत के कुल वनों का 3.4% हिस्सा है झारखंड में। ठीक है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन है 0.8 हेक्टेयर। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है? 0.8 हेक्टेयर है। आगे है इसके बाद कि झारखंड के कुल वनों का 81.27% ये सुरक्षित वन है। 81% जो है सुरक्षित वन है। 18% जो है वो आरक्षित है। 18% आरक्षित है। 0.4% अवर्गीकृत है। 0.4% अवर्गीकृत है। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है चतरा। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? चतरा है। झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है धनबाद। झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है धनबाद। चतरा जिले में 50.78% भूभाग पर स्थित है वन। 50% भूमि पर चतरा में वन स्थित है। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल हैं। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष है साल। साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संस्थान परगना के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ पाए जाते हैं। पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा के क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा के क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। भारत के कुल तसर उत्पादन का 60% भूभाग झारखंड में होता है। भारत के कुल लाह उत्पादन का 50% जो भाग है वो झारखंड उत्पादित होता है। भारत में लाह उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य है। झारखंड के खूंटी जिला में सर्वाधिक लाह उत्पादन किया जाता है। आगे है दोस्तों यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, झारखंड में कुल 11 वन प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। झारखंड का एकमात्र उद्यान बेतला नेशनल उद्यान है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में है। बेतला नेशनल पार्क बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बेतला का संक्षिप्त रूप होता है बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। ठीक है, क्या होता है? बायसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और एक्सिस। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में बेतला में कराई गई थी। 1932 में सबसे पहले बाघों की गणना बेतला में कराया गया था। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है पलामू अभयारण्य। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य लातेहार जिला में स्थित है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया था। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग जिला में है। महुआ डांड अभयारण्य जो भेड़िया अभयारण्य है ये प्रसिद्ध है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया था। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार जिला में स्थित है। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है।
दलमा अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुआ था। दलमा अभयारण्य हाथी की बहुलता के लिए फेमस है। झारखंड का दलमा अभयारण्य हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था। तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिला में अवस्थित है। तोपचांची अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है। हरी पहाड़ी झील जो है वो तोपचांची अभयारण्य के मध्य में स्थित है। लावालंग अभयारण्य चतरा जिला में स्थित है। लावालंग अभयारण्य चतरा जिला में स्थित है। लावालंग अभयारण्य की स्थापना 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिला में अवस्थित है। कोडरमा अभयारण्य का स्थापना हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। पालकोट आश्रयानी गुमला जिला में स्थित है। पालकोट आश्रयानी जो है वो गुमला जिला में स्थित है। पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ अभयारण्य का स्थापना 1981 में हुआ था। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिला में है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिला में है। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुआ था। कब हुआ था? उधवा झील पक्षी विहार का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1991 में। ठीक है। आगे है राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभयारण्य साहेबगंज जिले में अवस्थित है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में अवस्थित है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुआ था। कब हुआ था? बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1994 में हुआ था। आगे है बिरसा मृग विहार काली माटी खूंटी में अवस्थित है। आगे है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूटा रांची में अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूटा रांची में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में अवस्थित है। जवाहरलाल जो जैविक उद्यान है वो कहाँ स्थित है? बोकारो में स्थित है। जुबली पार्क जमशेदपुर में अवस्थित है। नक्षत्र वन एवं सिद्धो कान्हू पार्क रांची में अवस्थित है। दालमा अभयारण्य के बीचों बीच स्थित बिहंग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। बिहंग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार है। आगे है प्रमुख अभयारण्य। देखिए, पलामू अभयारण्य लातेहार जिला में है। 1976 में स्थापना इसका हुआ था। ये फेमस है हाथी और सांभर के लिए। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में है। 1976 में स्थापना हुआ था। तेंदुआ हिरन और सांभर के लिए फेमस है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार में 1976 में स्थापना हुआ था। भेड़िया और हिरन के लिए फेमस है। दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। 1976 में स्थापना हुआ था। हाथी तेंदुआ हिरन के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है। 1976 में इसका स्थापना हुआ था। चीतल सांभर और नीलगाय के लिए फेमस है। तो देखिए, पलामू अभयारण्य हजारीबाग अभयारण्य महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य और दालमा अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य ये सब जो है इसका स्थापना हुआ था 1976 में। आगे है तोपचांची अभयारण्य धनबाद वाला और लावालंग अभयारण्य चतरा वाला, इनका स्थापना हुआ था 1978 में। तोपचांची तेंदुआ हिरन जंगली भालू के लिए फेमस है और लावालंग बाघ तेंदुआ नीलगाय और हिरन के लिए फेमस है। आगे है यहाँ के बाद है पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जिला में है। 1981 में स्थापना हुआ था। तेंदुआ सांभर हिरन नीलगाय के लिए फेमस है। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिला में 1985 में इसका स्थापना हुआ था। तेंदुआ सांभर हिरन के लिए भी फेमस है। पालकोट अभयारण्य गुमला में है। 1990 में स्थापना किया गया था। तेंदुआ और जंगली भालू के लिए फेमस है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज में है। 1991 में स्थापना हुआ था। जल कौवा और बटान और किंग फिशर के लिए फेमस है। आगे है प्रमुख पक्षी विहार। देखिए, तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में है। तेनू घाट पक्षी विहार बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला में है। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। बिहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम में है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में, तेनू घाट पक्षी विहार बोकारो में
चंदपुरा पश्चिम बिहार बोकारो में, ईचागढ़ पश्चिम बिहार सरायकेला में, उधवा पश्चिम बिहार साहेबगंज में, बिहंग पश्चिम बिहार पूर्वी सिंहभूम में। आगे है जैविक उद्यान। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ओरमांझी में सिचुएटेड है, रांची में 1994 में स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है, पर्यटन हेतु यह प्रसिद्ध है। मगर प्रजनन केंद्र मूटा में है, रांची में IUCN द्वारा 1987 में स्थापित किया गया था। बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी में है, सांभर व चीतल के लिए फेमस है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ओरमांझी रांची 1994 में स्थापित किया गया था। जवाहर नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में पर्यटन के लिए फेमस है। मगर प्रजनन केंद्र मूटा रांची में IUCN के द्वारा 1987 में स्थापित किया गया था। बिरसा मृग विहार काली माटी में स्थित है, खूंटी में सांभर और चीतल के लिए संरक्षित है। तो दोस्तों, जो झारखंड का भूगोल था ये हम लोग आज लेक्चर 1 में समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।